अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में सुबह के वक्त कोशिश होती है ख़बरों के हवाले से बात की जाए, और बड़ा अजीब इत्तेफाक है, गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से, मौशी सूरत हाल और दीगर मामलों पर, और प्रोग्राम देखने वाले इस चीज़ का सवाल कर रहे हैं जो बाकायदगी से प्रोग्राम देखते हैं कि इनसे हट के भी जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर बात की जाए। बहरहाल क्या किया जाए, इस वक्त इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं, हम बड़े एक तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि एक आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी को ये बात समझाई जाए कि जो मौशी सूरत हाल है इसको समझना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये अब जो आप समझ लें कि आने वाले जो चंद दिन हैं, 9 तारीख क्योंकि बजट का बाकायदा ऐलान किया जाएगा, उस वक्त तक आप मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देख रहे हैं, प्रोग्राम्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन वो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी शायद समझने की सलाहियत नहीं रखता। तो अब इसको इतना आसान और सहल करके पेश करने की ज़रूरत है कि उसको ये बात समझ में आए कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसकी क्या वजह है, और साथ साथ ये जो इस वक्त सारी की सारी मौशी सूरत हाल है, हर दौर में ये होता आया है कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डाल दी जाती है। इस दफ़ा भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इसमें कैसे बेहतरी लाई जाए, सवाल अब ये पैदा होता है। और हुक्मरान इत्तेहाद में जो मौजूद लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, कैसे आवाम को रिलीफ फ़राहम करेंगे। अच्छा, मेरा ज़ाती राय ये है, ख़्याल ये है कि ये जो रिलीफ है लफ्ज़, इसको हज़फ कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कोई ख़ातिर रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका, और ना ही वो मौशी इस वक्त सूरत हाल है जो अशारिये बता रहे हैं, आदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं, कि उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जाए कि किसी किस्म का कोई रिलीफ आवाम को दिया जा सकता है। तो उसकी तवक्को ना पहले थी ना आगे की जा सकती है। और यकीनन आने वाले जो साल मज़ीद हैं उसमें मौशी सूरत हाल में बेहतरी की गुंजाइश अब नज़र नहीं आती। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए गुफ्तगू कर चुके हैं, क्योंकि सवालात इससे जुड़े बहुत सारे हमारे पास हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर मौका मिले तो ज़रूर बात करेंगे। बल्कि आगे जब बजट के करीब ज़्यादा हम हो जाएंगे तो उस वक्त चंद प्रोग्राम्स भी आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें बड़ी तफसील से इन मामलों के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। तो वो हमने सोच रखा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने के लिए तो हमारे पास नहीं है। हर शख्स एक ही सवाल इस वक्त करता हुआ नज़र आता है कि ये IMF से जो है कब छुटकारा हासिल कर सकेंगे, कैसे मुल्क का जो मौशी तरक्की का जो पहिया है वो चलता हुआ नज़र आएगा, ये गाड़ी कब चलती हुई हमें सड़क के ऊपर नज़र आएगी। ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो कोशिश करेंगे इन सवालों के ऊपर ज़रूर आपको जवाब भी दें, और मेहमानों को भी आमदू करें और उनसे भी गुफ्तगू करें इस हवाले से कि वो क्या सोचते हैं और कैसे इसके अंदर जो है वो जो मौशी निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये वो तमाम मामलात हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल, इसके ऊपर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा चंद एक मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर इससे पहले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जा चुकी है, और वो तालीम के हवाले से मामलात और मसाइल हैं, क्योंकि मसाइल ही इतने सारे हैं कि महज इस मुख्तसर वक्त में उनके ऊपर तमाम मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू नहीं हो पाती। लेकिन जो उसमें सबसे अहम मसला है बिलखुसूस इस शहर में और इस सूबे में रहने वाले लोगों का, कि इन मामलात को कैसे दुरुस्त बनाया जाए या हुकूमत की तरफ से क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहें। तो बहरहाल ये सिलसिला भी जारी रहेगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। सियासी नौइयत के मामलात हों, मौशी मसाइल हों या तालीमी मामलात हों, कोशिश करते हैं कि सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में ही, जो बातें इसमें बड़ी सख्त हैं और समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो सहल अंदाज में
लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। आज के जो हमारे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तज़कियाकार हैं और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम सब ही करते हैं, लेकिन हर शख्स का मोहब्बत का अपना एक तरीका है। मोहम्मद यूसुफ़ आपका इसमें ग्रामी है, प्यार से मोहम्मद यूसुफ़ पाकिस्तानी उन्हें कहते हैं, तो मोहम्मद यूसुफ़ पाकिस्तानी साहब को मैं खुशामदीद कहूँगा। यूसुफ़ भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, इससे पहले आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हें देख चुके हैं हमारे साथ यहाँ सुबह के वक्त, और उनसे हम कोशिश करते हैं कि मुल्क की जो इस वक्त सियासी कम मौशी सूरत हाल है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो तालीमी मामलात हैं उसमें कैसे बेहतरी लाई जाए, वो जो नक़ाइस हैं उनको कैसे दूर किया जाए, ये वो तमाम मामलात हैं जिन पर उनसे गुफ्तगू रहती है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान अख्तर आरई साहब यहाँ पर मौजूद है, माहिर तालीम है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, बड़ी नवाजिश। यूसुफ़ भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। सियासी सूरत हाल आपके सामने है, मौशी सूरत हाल भी आपके सामने है। एक आम आदमी सिर्फ ये जानना चाहता है कि जो मौशी तरक्की का जो पहिया है ये कब चलता हुआ नज़र आएगा, और ये IMF का जो चुंगल जिसमें हम फंस चुके हैं, क्या कभी कोई ऐसा वक्त आ सकता है या कोई ऐसी हुकूमत आ सकती है कि जो इससे वाकई छुटकारा पाकिस्तान की आवाम को दिला दे। क्योंकि यहाँ महज जितने भी काम होते हैं, ख्याल ये है कि घर में अगर पानी भी नहीं आ रहा तो उसकी जिम्मेदारी IMF के ऊपर डाल दी जाती है कि IMF की तरफ से शायद कोई शर्त है जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। ये काम तासुर है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। ये वाला हिसाब है कि मैं नाचना ना आए तो आंगन टेढ़ा, कि मेरा कसूर अपना काम मुझे खुद नहीं आता या मैं काम करना नहीं चाहता, तो मैं नाम जो ना वो दूसरों का ले लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसी यही हिसाब हमारे मुल्क के लोगों का है, जो सरबराह होता है वो पिछली आने वाली पे भी डालता है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ बिल्कुल ही अलग हुआ हुआ है। इस वक्त अगर मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान के इदारों को जब तक ये एक पेज पर आके एक फ़ैसला नहीं कर सकते ना जी, मैं नहीं समझता मेरी कि जो ना ये लोग मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे। बिल्कुल। और जिसे वो भी पिछले दिनों को 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले अल्फाज थे हमारी हुकूमत के कि सख्त फ़ैसले हमें करने पड़ेंगे। सख्त फ़ैसलों के लिए सिर्फ जुमले सख्त का लफ्ज़ से कुछ नहीं होता जब तक आप अपना काम नहीं करते और उस काम का जब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आता। खाली जुमले कह देने से कुछ नहीं होता है जी, सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। जुमले तो हमारे जो खान साहब हैं, जो मतलब है कि माहिर हैं, झूठ बोलने के मास्टर हैं और बहतान लगाने के भी मास्टर हैं। एक तो उन्होंने भी बनाया था नया पाकिस्तान, उन्होंने जो दिया था हमें, और उस नए पाकिस्तान की मैं तो ये समझता हूँ ये निशानियाँ भी हैं और ये अल्लाह जाने कि ये हमारा अब ये नया पाकिस्तान, खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे, ये गुर्बत वाला नया पाकिस्तान और बेरोज़गारी वाला नया पाकिस्तान, ना आज बिजली बची है ना गैस बची है। आम आप छोटी आबादियों में आप जाके देख लो, लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, और अक्सरियत खुदा की कसम मैं इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ। और मैं इन चीज़ों का गवाह क्या मतलब है, मैं उस चीज़ उसमें रहता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ। मैं मैं बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूँ कि जो गैरतमंद लोग या जिसे कहते हैं हम सफ़ेद पोश, तो सफ़ेद पोश वो होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता लोग सफ़ेद पोश किसे कहते हैं, लेकिन मैं सफ़ेद पोश उसको कहता हूँ कि जो बेचारा भूखा तो है लेकिन पाँव में चप्पल भी नहीं, लेकिन किसी के पास वो जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे जो ना आप एक टाइम का खाना खिला दो, मैं उसको बोलता हूँ कि वो है असल सफ़ेद पोश। तो और अगर कोई बंदे ने बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए और वो जाके दूसरे से मतलब है कि वो मांग रहा है, तो वो फिर सफ़ेद पोश नहीं रहता, वो मतलब मैं समझता हूँ वो तो एक फ़कीर हो जाता है। और फ़कीर जो ना मेरे मुल्क और कौम को स्पेशली मैं जो समझता हूँ कि इसको बनाया गया है, इसको पूरा डिज़ाइन किया गया था कि इसको जो ना हमने मुल्क को तरक्की से कैसे नीचे लेकर आना है, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक है। और करने वाले किरदार हमारे सामने हैं, लेकिन उन किरदारों के बारे में अगर कोई बात करे तो लोग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, जबकि वो झूठ मतलब बोल के सबको गलत करार दे देते हैं। और उनके बारे में अगर कोई सच कहे ना, नहीं यार ये गलत कह रहे हैं, तो लोग कहते हैं नहीं जी नहीं 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 ये सही है, ये सादक और अमीन है। और वो सादक और अमीन मेरे ख्याल से सब ने देख लिया कि वो सादक और अमीन कितने हैं।
और उसी सादक और अमीन के मैं कहता हूँ ये तोहफा है पाकिस्तान के अंदर, जो गुर्बत वाले, बेरोज़गारी वाले, ये वही जब आप एक पानी ढाल में डाल दोगे तो वो नीचे ज़मीन पर ही जाएगा, वो रुकेगा थोड़ी, वो ऐसा ही है। तो वो हिसाब हमारे मैशत का भी हो चुका है। और फिर एक चीज़ और भी बहुत बड़ी हकीकत है जिससे हमारी शायद नज़रें नहीं जाती, हमसे अल्लाह पाक भी नाराज़ है, खुसूसी पाकिस्तानियों से। आप कुदरती अजाबों पर नज़रें आप डाल लें, कभी ऐसा सोचा था या कभी सुना था कि पत्थर के भी सैलाब आएंगे कभी? तो ये क्या हमने तो तौबा इस्तग़फ़ार भी नहीं करना सीखी। और वो दिनों की जो बारिशें और ऊपर से खान साहब के जलसे और बेरोज़गारियाँ और लोग भी माशाल्लाह से वो उड़ उड़ के उड़ाने जाती थी, कारोबार गया हुआ साइड में, तो जब कारोबार भी ख़त्म है और ऊपर से मज़ीद कारोबार को छोड़ के हम जलसे जुलूसों में जाएंगे, तो ये उस चीज़ के असरात हैं ये। और फिर जो ना सारी दुनिया उधर ही जलसों में लग गई कि कौन क्या कर रहा है, और इधर कारोबार तबाही ऐसा ऐसा होती गई। और वही वाली बात है, जब आपने कमाना नहीं है तो आपके पास जो जमा पूंजी वही ख़त्म होनी है। और वो जमा पूंजी जो ना वो मैं समझता हूँ कि ऐसे ख़त्म हुई है पाकिस्तान की। ये वो चीज़ है जिसकी तरफ इंसान का ध्यान भी नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये अब हकीकत है, इसको तस्लीम करने की ज़रूरत है। ये टेबल के सामने एक जानवर हमें नज़र आ रहा है और मैं ये खुसूसी हमारे कैमरामैन अली हैं उनसे ये दरख्वास्त करके इसको सामने रखवाया है। अख्तर भाई ज़रा तवज्जो रहे कि ये याद दिला रहा है हमें कि हम इस रफ्तार से जो है इस चल रहे हैं इस दौर में जहाँ पर एक तरक्की की दौड़ लगी हुई है। तो ये मैं अपनी नज़रों के सामने रहता हूँ ताकि याद रहे कि हम इस स्पीड से चल रहे हैं। यही वजह है कि टेबल पे आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल जी, तो अख्तर भाई अब ये जो मामलात हैं जैसे अभी हमने जिसका तस्करा किया, आपका तो बराह रास्त ताल्लुक़ एक बड़े अहम शोबे से है और वो तालीम के हवाले से, और क्या कहें इसके ऊपर कि अभी ये जो बजट पेश होता है दो ऐसे शोबे हैं जिसको यकसर नज़रअंदाज किया जाएगा, एक सेहत का शोबा और तालीम का शोबा, जिससे कौमें बनती हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, समझा ये जाता है, ख्याल ये है जो किताबों में हमने पढ़ा है, तो उसको सबसे पहले नज़रअंदाज किया जाएगा। कोई ख़ास उम्मीद इस हवाले से नहीं है। बाकी की बात मैं चाहूँगा ज़रा आप कीजिए, आप क्या समझते हैं कि मामला कब उस नहज तक पहुँचेगा, ये मामला कब ठीक होंगे कि जब हम ये बात भी कर सकेंगे कि बजट में इस दफ़ा देखना ये होगा कि तालीम के हवाले से क्या कुछ किया जाता है या कौन से ऐसे पैकेजेस हैं जिसके ज़रिए नई यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी या स्कूल्स बनेंगे, या चलें पहले से जो मौजूद स्कूल्स हैं उनकी हालत ज़ार बेहतर होगी। क्या इसका कभी सोचा जा सकता है, क्योंकि अब ये बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है? फरमाइएगा जी। देखिए, बड़ा अहम आपने बात को जो है ना टच किया है। बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि तालीम एक ऐसी ज़रूरत है किसी इंसान के लिए, इंसान के जो दुनिया में बच्चा आता है कि उसको जब तालीम दी जाएगी तो उसकी तरबियत की जाएगी, उसको शऊर दिया जाएगा तो उसको हर चीज़ का पता चलेगा, ठीक है। और फिर जब दुनिया के मामलात शुरू होते हैं तो उसी तालीम और तरबियत के ऊपर चीज़ें रखी जाती हैं। हमारे मुल्क में तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरबियत घर से स्टार्ट होती है, ज़ाहिर है कि अब अगर हम चाहें, मैं डायरेक्टली लिंक कर देता हूँ आज की बजट से या आज के जो क्राइसिस है उससे कर देता हूँ कि अगर हम चाहें हम कफ़ायत शारी भी कर सकते हैं ना, हम बहुत कम अखराजात के अंदर ज़िंदगी जी भी सकते हैं। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह, क़तअ कलामी की माजरत, किफ़ायत शारी तो कर रहे हैं कि अभी 2.5 करोड़ को बाहर कर दिया है और बाकी मानदा जो मेरे ख्याल में 2-4 करोड़ है मैं तो कहता हूँ कि 2.5 करोड़ नहीं, सिर्फ 50 लाख बच्चा पढ़ता है, बाकी सारे बच्चे जो है नहीं पढ़ते। किफ़ायत शारी से याद आया कि उनको बाहर करते जा रहे हैं। हाँ, वो आपका बिल्कुल सही कहना है। मैं ये कहना ये चाह रहा था कि देखिए, अगर हमें देखें इंसाफ भी बहुत ज़रूरी है, सेहत भी बहुत ज़रूरी है। सेहत की तालीम भी तालीम होगी कि कैसे इलाज से बेहतर एहतियात की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बात कर रहा हूँ, इंसाफ के अगर हम इस माशरे में जुर्म ज़्यादा नहीं होगा और अगर कवानीन बनाए जाए, कौन बनाएगा? पढ़े लिखे लोग कानून बनाएंगे। तो ज़ाहिर है कि तालीम बहुत बुनियादी ज़रूरत है जी। अब जब तालीम नहीं होगी, शऊर नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं होगा, बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होगा, तो हम कैसे माशरा। मगर जैसे भाई ने कहा कि हम ऐसी दलदल में फंस गए हैं, ऐसे हालात में, ये अल्फाज तो मेरे हैं मगर जो मैं समझाऊँ कि वो सफ़ेद पोश बंदा है, वो एक बचा है जो शायद पाकिस्तान उसकी वजह से चल रहा है, उसकी दुआओं से, जो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता।
मगर अपने अल्लाह के सामने हाथ ज़रूर फैलाता है, बिल्कुल ऐसा ही। उससे ज़रूर जो है रुजू करता है। और कुछ लोग और हैं जो अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, जो शायद गुम हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है चल रहा है। कारोबारी देखें, चाहे वो रमज़ान का महीना हो, चाहे वो ईद आने वाली हो, चाहे कोई बकरीद बकरे बेच रहा हो, चाहे कोई किसी को रोटी बेच रहा हो, कपड़ा बेच रहा हो, कुछ भी, हर बंदा अपना मंजन बेच रहा है। वो चाहता है कि आज है, आज मुनाफा डबल कमा लो, बिल्कुल ठीक है। कल किसने देखी है। मुझे बताइए कि जब हमारी इज्तमाही तौर पर और अक्सरियत 95% यही सोच रही है, तो फिर यही चलेगा। तालीमी इदारों में म्यूज़िकल चेयर की एक एक्टिविटी कराई जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ क्यों कराई जाती है। जी। अब लोग कहते हैं जी बच्चे बड़े खुश होते हैं। मैंने कहा जी बचपन में आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि म्यूज़िक बजेगा और व्हील चेयर के ना चेयर्स के चक्कर लगाएंगे और फिर उस पर कब्जा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ऊपर भी यही काम हो रहा है बहुत खूब। टॉप पे भी ऐसा यही ही, काम हो ऐसा रहा ही। है बहुत कि गहरी म्यूजिकल चेयर हो रही है। भाई हम कैसी तरबियत दे रहे हैं। अब यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं है, काबिल बनाते नहीं है। दुनिया आईटी एज से निकलकर उसकी एडवांस स्टेज एआई में दाखिल हो रही है, मसनूई ज़हानत में हो चुकी है, आर्टिफिशियल में दाखिल हो रही है। और पाकिस्तान के लोगों को, ये बच्चों को ये फेस करना पड़ेगा। आज का बच्चा जो तालीमी इदारे में जा रहा है, ये इसको हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं भाई। अभी तो एआई इतनी ख़तरनाक हो जाने वाली है, इस तरह के यानी कि मैं क्या कहूँ, जिसमें शऊर नहीं है, तालीम नहीं है, वो लोग जो नकल माफिया और नकल करके और सिर्फ छपे छपाए जो किताबें हैं उससे छाप देते हैं कॉपी में, उसके बाद छापते हैं पेपर में, उसके बाद छपता है ठक ठप्पा लग गया, A1 ग्रेड चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट छापने वाले पढ़ी लिखी लेबर पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं, थ्योरी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो काबिलियत कहाँ है। अब बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी आ गई है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ माजरत के साथ कि बच्चे भी सुन रहे होंगे, मगर बच्चे बहुत तेज़ हैं हमसे। ऐसी एप्लीकेशन आ गई है सर कि जो आपको सिर्फ उसमें क्वेश्चन पेपर स्कैन करेंगे आप, ठीक है, जवाब और उसके पूरा सॉल्व पेपर खुद बता देंगे। लेकिन उसका एक हल हमने निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो लोग हमें मैसर हैं, हमें बड़ा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब वो उनकी कोशिश ये है कि क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन से है, तो मोबाइल को इतना महंगा कर दिया जाए कि वो कभी उसको ख़रीदने का सोच ही ना सके। मतलब अब वो वक्त बहुत करीब है जब आपको घर के जो है वो कागज़ या जायदाद के जो कागज़ हैं वो जमा कराने पड़ेंगे और फिर जाके ये ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि इस हद तक जो है वो महंगा उन्होंने कर दिया है। तो इसके लिए दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतने आलिम फाजिल लोग हैं जो ख़जाना में इस वक्त और उसके उमूर को देख रहे हैं। ये सूबाई ध्यान रहे कि वो इस कदर महंगा उसको करते जा रहे हैं, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि पूरी दुनिया में लोग इससे बेपनाह जो है वो ज़रा मुबादला भी कमा रहे हैं, इससे रेवेन्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी हो रहा है। तो हमने इस चीज़ को भांपते हुए फ़ौरन से ये प्लान बना लिया कि हम ये जितने भी गैजेट्स होते हैं उसको इस हद तक महंगा कर दें कि एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, या अब तो माशाल्लाह साहिब हैसियत भी जिनको हम समझते थे, वो भी उससे बहुत दूर हो गए हैं। अब वो भी इसको सिर्फ ख़रीदने का आप सोच सकते हैं। जी बिल्कुल, यही से पॉइंट बहुत सही है, ऐसा ही होगा। मगर मेरा पॉइंट एक और जो चीज़ बताने वाला था कि वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना, यानी कि हमारे जिस माशरे में हम गेम्स खेल के चीट लगाते हैं, जिसमें हम यानी कि ऐसे ऐसे काम करते हैं कि हम वो सारे 2 नंबर सीधा सीधा मैं अल्फाज अगर बोल दूं, आम पब्लिक समझती है कि जब बच्चा ये चीज़ें ट्रिक्स और टेक्निक सीख रहा होता है, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डेंजरस हो सकती है। और खुदारा अपने बच्चों को आप अच्छी तालीम दीजिए, काबिल बनाने की कोशिश कीजिए, नंबरों की दौड़ में, ग्रेड्स की दौड़ में मत लगिए, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे, अब हम तो प्राइवेट सेक्टर अगर कोशिश कर भी रहा है थोड़ी बहुत, तो उनके लिए भी मसाइल हैं, ठीक है, उनके साथ इतने मसाइल हैं कि वो इस वक्त जो सर्वाइवल है उनका 5% या 8% फीस इंक्रीज से मुमकिन नहीं है। इस वक्त ये जो कैप लगा हुआ है बहुत ख़तरनाक कैप है। इस वक्त जो चीज़ पहले 1000 रुपये की मिलती थी, इस वक्त वो 2000 रुपये की मिल रही है। सिर्फ 2 साल के अंदर ये हुआ है। और जो वो कैप लगा हुआ है वो 5% और 5% 10% फीस बढ़ा सकें 2 साल में। और उनके लिए इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं
कि इस वक्त उस्ताद पिस रहा है, तालीमी इदारे पिस रहे हैं। अब वो जो गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है वही हाल जो है अब प्राइवेट स्कूलों का मयार के हिसाब से होता जा रहा है। अख्तर भाई मैं उस तरफ आऊँगा, ये बड़ा अहम मौजू है क्योंकि ये आपने जैसे कहा कि वो नंबर की दौड़ में, वो तो क्योंकि तालीमी सिलसिला ही ऐसा राइज है कि अगर इतने फ़ीसद नंबर नहीं आएंगे तो इस इदारे में दाखिला नहीं मिलेगा, तो काबिलियत की बुनियाद पर नहीं है, वो नंबरों की रेस में जो आ गया है उसको दाखिले जो है वो दिए जाएंगे, तो लामहला इसके साथ जो है वो उनको जुड़े रहना है, ये तो एक मुसम्मा हकीकत है। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, इसकी तरफ अभी आते हैं कि उसके अंदर कैसे, क्योंकि असर नौ इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। थोड़ी हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से जो है हम बात कर लेते हैं कि वो मुझे याद है कि एक साबिक वज़ीर दाखिला थे, बड़े मशहूर मरूफ, अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस ज़माने में बड़ी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुआ करती थी, तो बड़े हमारे पास काबिल लोग हैं, ये तो बड़ा खुदा का शुक्र है कि हर दौर में ही बड़े हमारे पास बेहतरीन दिमाग रखने वाले लोग हैं। एक दफ़ा मैंने उनसे सवाल किया कि जो दहशतगर्दी है इसका क्या कैसे ख़ात्मा मुमकिन है कि जब नमाज के लिए जाएं तो मसाजिद में धमाके और इधर जाएं तो धमाके। तो बड़ा अच्छा उन्होंने इसका जवाब दिया कि हम एक काम ये कर सकते हैं कि लोगों को घरों के अंदर महसूर कर दें, ना वो बाहर निकलेंगे ना वो जाएंगे, और जब जाएंगे ही नहीं तो धमाका करने वाला कहाँ धमाका करेगा। तो उन्होंने प्रैक्टिकली ये कर दिखाया। तो ऐसे लोग हमें मैसर हैं। अब जैसे ये बात हो रही है कि वो गाड़ियों के हवाले से बजट में, क्योंकि तजावीज़ जो मैं देखता हूँ तो यही मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो इस कदर चीज़ें महंगी कर दी जाएँ कि वो लोग उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, ताकि फिर मामला जो जैसे चल रहा है वो चलते रहे। जी यूसुफ भाई फरमाइए। ये देखें, मेरी बात सुने ना, तो ये चीज़ों का हल है, और मैं कहता हूँ कि तनकीद भी अगर की जाए ना तो तनकीद के अंदर भी थोड़ी असलाह हो, तनकीद के तो मतलब समझ में आती है। तनकीद के भी ज़ाहिर कई रंग हैं इसके जी। तो अब इस वक्त वो तालीम की तो बातें बड़ी दूर की, मैं तो इसको बोलूँगा बहुत अभी जो ना पहुँच से दूर होती जा रही है। उसकी वजह ये कि मैं 2-3 स्कूलों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जो स्कूलों के बच्चे कम हो गए और लोगों ने स्कूल जो ना वो किराए के स्कूल थे, ज़ाहिर पहले इसमें एक अच्छी इनकम थी, बच्चे आते थे, पढ़ते थे, फीसें अच्छी थी, तो अब लोगों के स्कूल भी बंद होना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, इन चीज़ों का तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। असल चीज़ जो ना वो है रोज़गार। अगर आपके पास रोज़गार नहीं है ना तो आप ज़िंदगी में, मैं खान साहब से एक और चीज़ का भी मैं इख्तलाफात करता हूँ मैं कि जो गुलामी, हम कोई गुलाम हैं या हमें आज़ादी, तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब मोहतरम सबसे बड़ी जो गुलामी ना वो इंसान की ज़रूरियात है, वो उस आग की पेट है। बिल्कुल सही। ये जो पेट की जो आग है ना ये सबसे ख़तरनाक है जी। ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंदा कपड़ा तो पुराना पहन सकता है जी। अच्छा, अब बात आती है, लोग बोलते हैं जी चलो जी मतलब चंद लाख या चंद करोड़ लोग मैं अपने पाकिस्तान में बोल देता हूँ, चलो जी अच्छा कपड़ा पहनते हैं, वो अल्लाह करे कि मेरा पूरा पाकिस्तान पहने। तो वो चंद लोगों की मिसालें जो ना हम दे देते हैं, एक 5% लोग हैं या 10% लोग हैं, 90% को कहाँ लेके जाओगे? ठीक है। जब तक हुकूमत इस 90% लोगों के लिए नहीं करेगी ना, और उसके लिए बहुत बड़े पैकेज की ज़रूरत है, जब तक इसके लिए बहुत बड़ा पैकेज नहीं तैयार करती, और वो पैकेज भी वो तैयार हो जो सबको काबिल कबूल हो, ठीक है, जब तक सबको काबिल कबूल नहीं होगी। अब ताजर देखें, ताजरों के हवाले से मैं देखता हूँ, यूसुफ भाई यहीं रोकूंगा क्योंकि बड़ा मामला है और इसी के हवाले से आजकल बात भी हो रही है, बल्कि जो फैसला आया इसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी ब्रेक के लिए कह दिया गया है। तो ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देखिए गुड मॉर्निंग कराची। खुशनसीब पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर जाने का कभी मौका मिला, हफ्ता 10 दिन के लिए ही सही, उन्होंने यकीनन ये चीज़ नोट की होगी कि वहाँ पर तरक्की याफ्ती ममालिक हों या ना भी हों, दुकान जो है वो कोई भी हो वो 7 बजे के बाद बंद हो जाती है। लेकिन ममलिकत खुदादाद में ये सिलसिला जो है यकसर मुख्तलिफ नज़र आता है। रात गए तक दुकानें आपको खुली हुई नज़र आएंगी। इसकी क्या वजह है? और अगर इस तरह का जब भी फ़ैसला करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हालात जो हैं वो नामसाइब हैं और बिजली की बचत बेहद ज़रूरी है, ये बात भी हम समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये फ़ैसला जो किया गया है इसके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल उसका नज़र आ रहा है। यूसुफ भाई यहाँ तशरीफ़ फरमाए, ताजर बिरादरी से भी आपका ताल्लुक़ है, ख़ुद भी कारोबारी शख्सियत है। यूसुफ भाई ये फ़ैसला कैसे देखते हैं, जिस दौर में भी इस हवाले से बात हुई है और जैसे भी कोविड का तस्करा हुआ
हमें याद है सुबह 7 बजे दुकानें खुलना शुरू होती थी और शाम को 5 बजे बंद हो जाती थी। लेकिन अब ये अगर फैसला किया जा रहा है तो ये बड़ा मुश्किल फैसला नज़र आ रहा है। इसकी क्या वजह, ये फरमाइएगा। मोहतरम, बात पता है कि हम लोग बिगड़े हुए लोग हैं, बिगड़े हुए लोग, बिगड़ी हुई आदतें हैं। तो वो अगर उस चीज़ को सही करने के लिए ना सबसे पहले माहौल बनाए जाते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है। अब आपने किसी चीज़ को मोड़ दें तो उसके लिए आपको जो ना उसके लिए वैसा रोड बनाना पड़ता है, वैसे सिस्टम बनाना पड़ता है। अब आपके पास रोड मैप है नहीं, और मतलब सिर्फ खाली लफ्ज़ों से सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। चंद दिन अमल हो गया, चंद लोगों के जो ना वो बेचारों के चलान हो जाएंगे, उसने कमाया होगा 10,000 रुपये 50,000 रुपये का, उसका चलान वो फिर मतलब और सर पीटता है वो अच्छा, मैं एक और चाहूँगा, कल मैं देखा एक पुलिस वाला जो है वो खड़ा हुआ फायरिंग कर रहा था। मैंने कहा कौन सा चोर इधर दे गया? बोला ये खुशी में फायर कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहा 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला आ गया। मेरा मैं तो नहीं समझ सका। तो ये है चक्कर। अब मतलब एक तो सबसे पहले हमारा मुल्क जो ना मुआशी तौर पे वैसे तबाह हाल हुआ है। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और, मैं यहाँ तमाम जितने भी महकमे हैं गवर्नमेंट के और खुसूसी गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं, बाकी मतलब आते जाते तो रहते ही हैं ये लोग। मैं एक बात पे हैरत करता हूँ कि ताजिर होने के नाते अगर किसी का सौदा ज़्यादा बिकता है तो वो क्या ख्याल है, अपनी प्रोडक्शन को कम करता है या बढ़ा देता है? वो बढ़ाता है, बिल्कुल वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। लेकिन हमारे यहाँ उलट के जी आप दुकानें बंद करें, 70 साल 75 साल हमारे मुल्क को हो गए बने हुए, और अभी तक हमारा ना बिजली का निज़ाम है ना गैस का निज़ाम है। अगर कोई चीज़ें बनी हुई थी, तैयार थी, तो आज माशाल्लाह हम लोग यानी कि वो लोग हैं खुशकिस्मत लोग, बोलूँ क्या बोलूँ मैं, बदनसीब बोलूँ कि ऊपर जाके हम लोग नीचे आने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि पहले सब कुछ था, गैस भी थी, बिजली भी थी, सब कुछ था, सारे सिस्टम थे। आज वो मतलब सारी चीज़ें गायब होती जा रही हैं। तो बजाय यानी कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बढ़ाने के, आप कम कर रहे जी, आप कह रहे जी आप मेरी चीज़ को कम इस्तेमाल करें। मतलब कि ताजिर तो कहता है मेरा ये सिलसिला बढ़े, मेरी सेल बढ़े। तो आप ये क्या काम कर रहे हो? बजाय आप अपनी सेल को बढ़ाने के, अपने सिस्टम को बढ़ाने के, आप लोगों को कह रहे हो जी आप कारोबार अपने बंद करें। ये कौन सी लॉजिक है? ये यासिर भाई मेरी समझ में तो ये नहीं आती एक ताजिर होने की हैसियत से। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब गुजारिश ये है कि जो सूरत हाल है जिसके ऊपर अभी बात हो रही है कि ये फ़ैसला जब भी किया जाता है और इस फ़ैसले के अंदर जो है वो हमेशा इख्तलाफ ही हमें नज़र आया है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक सिस्टम को नाफिज करने के लिए मिसाल ये है कि इससे पहले हमने देखा कि जो ये प्लास्टिक के थैले थे इसको बंद करने के वाले से बात हुई। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, हम भी इसके हक़ में हैं। लेकिन इसका मुतबादिल पहले आपको लाने की ज़रूरत है। अगर इसका मुतबादिल आएगा, लोगों में शऊर बेदार किया जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। मैं देख रहा था शेर रहमान साहिबा जो है वो इसके बारे में बता रही थी, और ये अच्छी बात है, ये बताएं लोगों को कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है, समंदर में कितना कचरा गिर रहा है। वो टीवी के ज़रिए आजकल देख रहा हूँ ऐड कैंपेन्स चलाई जा रही है, बड़ी अच्छी बात है। ये इस तरह की कैंपेन्स चलनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। फिर ये दुकानों के हवाले से भी बिजली की बचत का क्या तरीक़ाकार हो सकता है, इसका मुतबादिल क्या है, फिर अगर उसके बदले में अगर कोई सहूलत अगर दी जा रही है, तो ये तमाम चीज़ें अगर होंगी तो उसके बाद ही कोई फ़ैसला जो है वो काबिल कबूल हो सकेगा। अख्तर भाई गलत में बिल्कुल बिल्कुल तो फरमाइएगा। सर, मैंने आज से कई साल पहले एक प्रपोजल किसी टीवी शो पे दिया था कि गवर्नमेंट प्लानिंग करके काम नहीं करती। ऑर्डर दिया और उसके जनाब छापे पड़ने ओवरनाइट उसके ऊपर वो शुरू कर दें। दिस इज नॉट द वे। बिल्कुल ठीक है। रास्ता क्या है? रास्ता क्या है? मैंने एक प्रपोजल दिया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी शॉपर मेकिंग बनाने वाली इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री की स्टडी करें। उस जो कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादातर काम करती है, छोटी इंडस्ट्री, उनकी मशीनरीज की वैल्यूज करके उनसे वो बाय करें, उनको रिप्लेसमेंट में दूसरी चीज़ दे। बहुत अच्छी बात। चाहे वो कागज़ के हों, कागज़ भी बहुत नायाब होता जा रहा है। तो एक कपड़े का बैग आता है जो कि मैंने देखा है, वो एक बहुत वो डिज़ोल्व भी हो जाता है ज़मीन में अगर डाला जाए। तो आप उस इंडस्ट्री की मशीनरी उसको दें, रिप्लेस करें, और उस रिप्लेसमेंट के अंदर जो थोड़ा बहुत शेयर है 25% आप उस इंडस्ट्री वाले से लें और 25% खुद करें, और जो 50% कॉस्ट है वो चीज़ों को बेचें। अच्छा, मैं वो लोहा बेचें और वो लोहा बिकेगा जब वो उसके पैसे मिलेंगे। मैंने फिजिकली प्रपोजल दिया था। अभी साइंस की अभी कुछ देर पहले आपने बात की है ना, तो इतनी तरक्की कर गई है कुछ के जो मालिक ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे भी थैले बना लिए गए हैं कि अगर आप उन्हें, अल्लाह में माफ़ करे, कि अगर ज़मीन के अंदर अगर आप उनको दबा दें
तो पौधा उसके अंदर से निकल आएगा। तो हम इस तरह की फर्टिलाइजर का काम टेक्नोलॉजी करती हैं सर, कर वो रहे हैं। तो ये भी जमीन को जरखेज बनाती हैं। जी। ऐसी चीजें मौजूद हैं, काम नहीं करते। जी। रिसर्च में देखें, खुद ब खुद जब आप इंडस्ट्री जहां देखें रूट कॉज को पकड़ा जाता बिल्कुल है, ठीक है। जब शॉपर बनना बंद होंगे, दूसरी प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगी मार्केट में, ऑटोमेटिकली यही काम होगा। जी। आपने दस्तयाबी की, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट का काम है प्रोवाइड करना। उस पे आप कोई 5 ईयर का हॉलीडे दे दें, टैक्स हॉलीडे दे दें, कम से कम 3 साल का दे दें। उस पीरियड में आप देखिएगा कि ये चेंज हो जाएगा सब कुछ, विद इन अ ईयर हो जाएगा। जी। पीछे से इंडस्ट्री बंद करते जाए, उसको रिप्लेस करके दूसरे शॉपर जो बैग्स टाइप के होते हैं और वो डिजॉल्व हो जाते हैं। और जो आपने फरमाया वो चीज़ तो थोड़ी सी अभी पाकिस्तान में नहीं आई, तो क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। कई प्रपोजल हमने दिए, तालीम में मैंने दिए थे। मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में यकसा तालीम हो, तो एक तो निसाब एक कीजिए, जी। ठीक है। कम से कम सूबाई वो खुद मुख्तियारी अपनी जगह मौजूद है, कम से कम 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि उनको आप एक नेशनल लेवल पे करें। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तालीम अपनी कौमी ज़बान में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक और फिर दूसरी बात यह है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो महरूमियाँ हैं ना, वो जो एहसास कमतरी, उसको कम करने के लिए आप टीचर्स रिप्लेसमेंट का डेपुटेशन पे भेजें। यानी हम आपको ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से टीचर्स देंगे। हर कैंपस से 2 टीचर हमारे जाएंगे, 1 साल वहाँ रहेंगे, उसकी सैलरी हम पे करेंगे। गवर्नमेंट के टीचर आप हमें दोगे, सैलरी आप दोगे, मगर हमारे साइन के बाद, ताकि उन लोगों से हम काम ले सकें और वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें जहां पर वाकई क्लासेस कंडक्ट होती हैं, प्रॉपर एजुकेशन का मयार बेहतर होता है पब्लिक सेक्टर के गवर्नमेंट स्कूलों से। तो वहां रहने के बाद वो ग्रूम होके जाएंगे। अच्छा। 3 साल का प्रोग्राम पेश किया था मैंने कि वो फिर दूसरे साल 2 टीचर और आ जाए उसी कैंपस से। एक्सचेंज प्रोग्राम कहलाता है ये। एक्सचेंज प्रोग्राम करें आफ्टर 3 ईयर उसी गवर्नमेंट के दौर के अंदर देखिएगा कि दोनों का तकरीबन यकसा हो जाएगा, क्योंकि 50% टीचर रिप्लेस होकर बेहतर हो जाएंगी। मगर कोई सुनने वाला नहीं, कोई ऐसे रूट कॉज पे काम ही नहीं किया जाता। हमें आइडियाज दिए जाते हैं, लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकल मालूम हो रहा है। और हमारे यहाँ जितनी चीज़ जो प्रैक्टिकल होती है, जिसके ऊपर अमल हो सकता है, वही बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल मालूम हो रहा है और ये पूरी दुनिया में तरीका राइज है। क्योंकि अगर हम ये बात करेंगे ना, तो एक जगह मैंने बात की, उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि हम सरकारी टीचर को सज़ा के तौर पे प्राइवेट स्कूल में भेज दें। वो उसको सज़ा तस्वुर कर रहा है, सज़ा जो है उसको गर्दानते हैं कि उनको भेज दिया जाएगा। मैंने कहा ये यकीनन सज़ा तो है, क्योंकि वहाँ जाके वाक़तन पढ़ाना भी पड़ेगा और उस माहौल के अंदर रह के टाइम का और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यकीनन ये सज़ा से कम नहीं है। ख्याल ये सर मैं बताता हूँ कि USAID के ऐसे बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं जी कि वो स्कूल्स को जो टेक ओवर करते हैं, थर्ड पार्टी को देते हैं, बहुत पैसा भी देते हैं जी। मगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर होते हैं उनके आगे रोड़े अटकाते हैं, तंग करते हैं, उस कुछ भी नहीं होता। आपने जो बात निशानदेही की बिल्कुल परफेक्ट की, मगर मेरा सोल्यूशन पाकिस्तानी था। बिल्कुल सही। ये भाई पाकिस्तानी बैठे हुए, मैंने अपना सोल्यूशन दिया। मैं मईशत को, IMF को मैं कहता हूं कि अगर कोई भी हुक्मरान, इमरान खान के पास पैसा, सॉरी मैं नाम ले रहा हूं उनका, उनके पास पैसा है या नहीं, आप जितने दूसरे हुक्मरान हैं आप अपना पैसा ले आइए, हाँ, नाम पे स्विस अकाउंट से ले आइए, IMF की मोहताजी खत्म। आप आइए, आप हमारा दिल जीत लेंगे। कोई भी, चाहे वो शरीफ बिरादरी हो, चाहे वो हमारे जरदारी भाई हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो हमें इतने अरबों रुपए, अरबों डॉलर, रुपए नहीं डॉलर उनके पास, बिलियन ट्रिलियन रुपीस उनके पास हैं, वो अपना पैसा क्यों नहीं लाते? क्यों हमें भूखा मार रहे हैं हमारी कमाई? ये पाकिस्तानी सोल्यूशन है, वो नहीं लाते। आज ले आए, सब वोट देंगे उनको, सब वोट उनको देंगे। पाकिस्तानी सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो देखे जी, ये तो वही वाली बात है कि हम अरसे से सुनते हुए आ रहे हैं। एक चीज को बार बार हम अगर वो रिपीट करें और उसका असर है नहीं है, तो मैं कहता हूँ वो बात करना बेकार है। जिस बात का एक असर ही नहीं है, जिस बात का रिजल्ट नहीं है, तो वो बात बोलना बेकार है। इसका बात ये आती है कि अगर यहाँ पर ये काम कर सकते हैं तो फिर ये करें। नेकी के लिए क्या आप नहीं कहेंगे? इसके लिए सर खाली नेकी के लिए, नेकी के लिए तो सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, कहते रहेंगे ना सर, सालों से सुनते हुए आ रहे हैं सर। लेकिन इसका असर मुझे बताया ना, उस काम का जिस बात का असर नहीं है, वो बात हम बार बार मतलब लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं, जी ये कर दें वो कर दें।
चले, अच्छी बात है, पूरी कौम करे फिर ये। बिल्कुल ठीक है। आज अगर अपने पाकिस्तान को इस टाइम पे जरूरत है ना, मैं कहता हूँ फिर पूरे पाकिस्तान की कौम, फिर खाली आप दो बंदों का नाम ना लें आप। जैसे पाकिस्तानी निजात लोग हैं ना, जो यहाँ से निजात हासिल कर, सर मैं पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा सर, मैं फिर पूरे पाकिस्तानी कौम की बात करूंगा। फिर खाली मिसाल के तौर पे मैं खाली गलत नहीं रह गया, आप गलत नहीं रह गए, ये गलत नहीं रह गया। फिर अगर 3, 4 या 5 लोग गलत है तो गलत तो फिर हमारी पूरी कौम है फिर उस हिसाब से। तो कि मैं आपको तो सही, आप गलत हो मेरी नज़र में, लेकिन वही वाली बात है, वही काम मैं खुद कर रहा हूँ। बाकी लोग भी अगर इस टाइम पे ज़रूरत है मुल्क को, अगर ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क और कौम को बचाना है, तो फिर एक पेज पे इनको आके एक फैसला तो करना पड़ेगा। ठीक है। और वो फैसला यही है कि ठीक है आप अपना पैसा लेकर आओ, और उस पैसे के लिए फिर फाइनल बात हो, कोई जैसा भी है वो, अगर मुल्क को बचाना है तो कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा, जब जाके ये मुल्क बच सकता है। वरना ये करोड़ों लोग सर जी, मैं भी पिछले दिनों मतलब कराची से बाहर गया हुआ था, खुदा की कसम बच्चों को देखा जब मैंने, ज़ाहिर है उनके पास खाने को नहीं है, किसी की आंखें ख़राब हैं, किसी का वो चेहरा बेचारा का ये सर निकला हुआ है, बड़ों को देख रहा हूँ, बूढ़ों को देख रहा हूँ, और वो मायूसी, कपड़े नहीं है, सही कपड़े नहीं है, पाँव पे चप्पल नहीं है। हम तो खाली कराची शहर में ये, हम तो मतलब एक अच्छे उसमें रहते हैं, जरा बाहर जाके देखें वजह क्या, बेरोज़गारी 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 ने मार दिए सबको। जब तक रोज़गार सेट नहीं होगा कोई काम सेट नहीं हो सकता जी। रोज़गार से सब कुछ है, रोज़गार से ज़िंदगी, रोज़गार से तालीम, रोज़गार से रोशनी, रोज़गार से आपकी सेहत है, और रोज़गार से आपकी खुशी है। आज रोज़गार नहीं है, आज हर बंदा परेशान है। जब तक रोज़गार सेट नहीं होता कोई मसला हल नहीं हो सकता। सर रोज़गार तो सियासतदानों का है। जब 1 दर्जन से ज़्यादा सियासी पार्टियां जो है एक पेज पर आ गई एक बंदे को हटाने के लिए, कम से कम उसने ये सोच तो दी। मैं कहता हूं आप 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं, सोच दी थी, कुछ करके दिखाता ना। अरे मैं उसकी फेवर में नहीं हूं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं एक सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर ये हो सकता है, अगर एक साथ जुड़ सकती हैं पावर के लिए, तख्त के लिए या किसी चीज के लिए, तो आप हमारा दिल जीतेंगे। आप सारी 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां 50% अपनी जो एसेट्स हैं जो बैरून मुल्क आपने रखे हुए हैं वो आप लेकर आए पाकिस्तान में। IMF की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुलेआम ऑन एयर कह रहा हूं, और ये आवाम समझती है। हम देंगे वोट, आवाम देगी आपको वोट, आप हमारे जो इक़्तिदार में बैठेंगे। बात यह है कि वो नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा रोजगार जो सर ने कहा, बहुत अच्छी बात की, मगर रोजगार अगर है तो सियासतदानों का है। बिल्कुल। अब बात यह है, देखिए अगर इस पे कौम एक जगह जमा हो जाए फिर फैसला फिर कर लेते हैं। यूसुफ भाई ये फरमाइएगा ना, कौम वो लेकर कहाँ से आए, क्या किराए के ऊपर लेकर आए? क्योंकि हाल ये है कि ये अभी डॉलर की जो सारे मामलात हुए ना, तो पता ये चलता है, ब्रदर मुल्क की मिसाल देते हैं, अभी जहाँ पे ज़ल्ज़ला आया था, सदर उनके मुंतखब हुए हैं, वहाँ पर हुआ ये कि उनकी करेंसी डिवैल्यू होना शुरू हुई ऐसे ही। तो उनके जो लीडर थे उन्होंने ये फरमाया अपने लोगों से कि भाई आप अपने डॉलर्स को मार्केट में बेच के उसकी जगह आप लोकल करेंसी जो लीरा है वो ख़रीद लें। अब जब उन्होंने ये फैसला किया तो लोगों ने अपने घरों से डॉलर निकाल के, बल्कि जहाँ से भी पड़े हुए थे निकाल के उसको मार्केट के अंदर डंप किया और लोकल करेंसी ख़रीदी। अब यहाँ पर आइए हमारे यहाँ क्या हुआ। अब हमारे यहाँ जैसी हमें अंदाज़ा होता है कि डॉलर जो है वो शॉर्ट हो रहा है, आप यकीन करें हर बंदे ने कोशिश की कि सब कुछ बेच बाच के डॉलर ही ख़रीद ले, और ऐसे ऐसे लोग डॉलर ख़रीद के जमा कर रहे थे कि आप यकीन करें कि मैंने उनसे 1-2 से पूछा भी कि इसको ख़रीदने का मकसद क्या है, इससे आपको क्या इरादा रखते हैं। वो कहने लगा जी अभी इसकी जो शॉर्टेज होगी तो इससे पैसे बढ़ जाएंगे, तो हमें जो है वो $1 जो है वो मज़ीद इसके ऊपर 20 रुपये 30 रुपये दे जाएगा। ये इनफरादी हमारी सोच है। इसी का जो ना मैं आपको जो ना जवाब इसका मैं दे देता हूँ। खाली वो जो अभी जैसे मैंने बोला आवाम जी, खाली हमने 4, 6, 8, 10 लोगों को तो हमने बदनाम कर दिया है जी। जो कुछ भी है वो बात ये आती कि हम आवाम, ये आवाम में से लोग हैं ना जो डॉलर खरीद रहे हैं, ये कितने अपने मुल्क के साथ वफादार हैं। दूसरों को हम सियासतदानों को भी बोल देते हैं, और जो सियासतदान होता है वफादार उसको भी हम क्या करते हैं, उसके ऊपर भी हम बड़ा कुछ कर जाते हैं। अब असल चीज़ खुद क्या है कि हम खुद ठीक नहीं है हजरत, हम खुद ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हम अब दूसरे से तो चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। हाँ। मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछने वाला ना हो, मैं आजी नमाजी हूँ और मैं बड़ा नेक इंसान हूँ। क्योंकि सच्ची बात करते हैं और मुश्किल बातें हैं, यकीनन सुबह के वक्त ये सुनना और समझना बेहद मुश्किल होता है। ऐसा ही है यूसुफ भाई, ऐसे तो जनाब कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, कुछ मामला समझाए जाएँ, चाहे आप हमारी बात से इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन सोचेंगे ज़रूर कि ये बात तो यकीनन है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम खुद ये सोच रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि हम हैं कौन से रास्ते पे आखिर। क्योंकि यहाँ तो जो भी आपको अपनी
गाड़ी के पीछे लगा लेता है तो आप उसी के पीछे चल निकलते हैं। कि इंतहाई मज़लूम लोग मुझे नज़र आते हैं, और बहुत ही वो कि उसने एक स्टेटमेंट किसी ने दी तो वो आप उसके पीछे चल पड़े, गाड़ियों पर स्टिकर लग गए और ये लग गए तो ना जाने क्या क्या हो गया। अपने लोगों के ऊपर तरस आता है, तो फिर ये सोचते हैं कि अगर बेहतरी हो, मामलात को ठीक किया जाए, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। नाम लिए बिना क्योंकि पाबंदी क्योंकि लग चुकी है तो हम भी पाबंद हैं कि इसका नाम ना लें, तो ज़्यादा बेहतर भी है कि इसको ऐसे किसी बात में ना जाया जाए। क्या कहेंगे, बहैसियत कौम लफ्ज़ इस्तेमाल करना गिरा गुजरता है, वो ज़बान पे आता नहीं है, कैसे मामला ठीक हो इन लोगों का? ये बिल्कुल कौम तो अब हम रहे नहीं हैं, और अल्लाह हाफिज़ हमारा हो चुका है, और बकाया ज़िंदगी कैसे गुजरेगी ये सच्ची बात है, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। और रही बात वतन अज़ीज़ तो अल्लाह सलामत रखे, बिल्कुल रखेगा। लेकिन बात ये है कि जो वतन अज़ीज़ में जो रहने वाले लोग हैं ना, चाहते तो सारे ही हैं कि यासिर ईमानदार हो, बड़े साहब ईमानदार हो, ये भी ईमानदार हो, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, नो टेंशन। तो जब तक मैं एक मुआशी तौर पे इसका मैं एक जुमला अपनी औलाद को मैंने समझाया, तरक्की का फार्मूला ये, और अल्लाह का शुक्र है मेरी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, और उनको मैंने ये फार्मूला दिया हुआ है कि बेटा बेईमान पे बेईमान भी एतबार नहीं करता, और ईमानदार पे जो ना बेईमान भी एतबार करता है, रास्ता किसका खुलता है। तो जवाब बेटों ने दिया पापा ईमानदार का, मैंने इसी को पकड़ के रखना, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। और हमारे यहाँ जो बेईमानी वाले जो काम है, जो गलत काम है, वो ईमानदारी से लेन देन होते हैं उनके सारे, और जितने भी अच्छे काम हैं उनके लिए हम जो ना एक दूसरे को टोपियाँ करते हैं। तो जब आप एक अच्छे काम को टोपियों में लेके जाओगे ना, तो फिर अल्लाह ताला उस काम में से, उस माल में से बरकत भी छीन लेते हैं। कोताहियाँ हमारी कौमी भी बहुत हैं और काफ़ी सारे मामला हैं। ये तो अल्लाह ताला ही कोई फरिश्तों का कोई टोला भेज दे जो लोगों के जो ना दिमागों पे, कुछ लोगों को तो चोटें पड़ने वाली हैं जी, और कुछ लोग शायद वैसे ही मान जाएं। चले ठीक है जी। वक्त क्योंकि हमारे पास सेगमेंट का ख़त्म हो गया, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, जनाब मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी साहब का कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अख्तर आराई साहब का कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया और इस मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू की। जनाब यहाँ से एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।